हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में जिसका नाम है डिफेंस अड्डा पर करंट अफेयर्स का जो है डिफेंस करंट अफेयर्स के इस सेशन में। और सभी का स्वागत करता हूं मैं एसएससी अड्डा 24/7 पर। सभी का स्वागत है भाई और वेरी वेलकम टू द सेशन। सो गाइस, आज जो है हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा आज वेडनेसडे है तो मंडे से वेडनेसडे मेरा सेशन रहता है। तो इस हफ्ते हमने जो है कुछ पॉलिटी पर बात करी और कुछ करंट अफेयर्स पर चर्चा करी। अब मेरा सेशन जो होगा वो नेक्स्ट मंडे होगा। ठीक है, आप सबको पता ही होगा इस बारे में कि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो मंडे से वेडनेसडे अब शिफ्ट हो गई हैं। कल आप लोगों के साथ जो है जितेंद्र सर जुड़ेंगे और वो आपसे जनरल स्टडीज़ पर आगे चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस सेशन को ज़रूर जो है देखिएगा पूरा और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस के बेसिस पर हम चर्चा करेंगे। सो वेरी गुड आफ्टरनून भाई, एक बार जो है सबसे बात कर लेता हूँ मैं। वेरी गुड आफ्टरनून मितेश। ओके, ये जो अलग ही नाम है भाई, कुछ इसको बोलना भी सही नहीं। ओके, मितेश ने यहाँ पर एक बात बोली थी, एक दोहा इन्होंने बोला और फिर बताया कि जननी यानी कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो भाई बिल्कुल, जितने भी आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हो तो डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर अगर ये जोश नहीं है कि आप जो हैं कि अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा खून ठंडा है तो उसको गर्म कीजिए और अपनी तैयारी को बुल्डअप कीजिए। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत। वेरी गुड आफ्टरनून सीएम ऑफ सीजी। ओके भाई, आपके भी अलग ही नाम है। चलिए, से डिफरेंट है क्या? बच्चे एक्चुअली सीएम ऑफ सीजी डिफेंस करंट अफेयर्स से मतलब ये है कि डिफेंस, पर्टिकुलरली डिफेंस पर फोकस रहेगा। सारे करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब करंट अफेयर्स के भी पार्ट्स होते हैं ना भाई। एक जो है आपके भूगोल से संबंधित होगा, कोई साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा, कोई अपॉइंटमेंट से संबंधित होगा। तो ये डिफेंस पर हमने फोकस रख के इन क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप सब एक बार सेशन को शेयर कर दें और फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस, शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा जो शेड्यूल है वो 1:30 होता है मंडे से वेडनेसडे, जिसमें मैं एफकेट और सीडीएस के बारे में चर्चा करता हूँ। और दूसरी क्लासेस मेरी जो होती है वो होती है 4 बजे, जिसमें मैं एसएससी संबंधित सभी वर्टिकल्स को कवर करता हूँ, एसएससी के सभी एग्जाम्स को। तो अभी फ़िलहाल जो है हम डिफेंस संबंधित करंट अफेयर्स पर आज चर्चा करेंगे और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। द इंडियन नेवी रिसेंटली रिवाइज्ड इट्स फ्यूल स्टैंडर्ड्स to bring down its carbon footprint by conducting a study with which Indian Oil and Gas Company। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने कार्बन पदचिह्न को नीचे लाने के लिए अपने ईंधन मानकों में संशोधन किया है, जिसमें इंडियन ऑयल गैस कंपनी इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ एक अध्ययन किया गया है। कौन सी कंपनी है जिसके साथ किया गया है? क्या वो है आपकी बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम, दूसरी है एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन? जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए बताइए सभी बच्चे। राम राम भाई सभी को। गौरव धीमान। अच्छा, सीएम ऑफ सीजी तुम्हारा असली नाम क्या है भाई? असली नाम रखा करो अपने। ठीक है, ये क्या हुआ सीएम ऑफ सीजी? सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ हो? चलिए, ओके। कार्तिक पंड्यार ने कहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपीसीएल। बी ऑप्शन बता रहे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट बता रहा है, सीएम यानी कि भारत पेट्रोलियम। ओके, चलिए देखते हैं। प्रशांत ने कहा है बी होगा। चलिए गाइस, इसका सही आंसर होगा आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ये जो है डील की गई है। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक नए प्रकार का डीजल, देखो डीजल की भी अलग अलग जो हैं उसके भी मॉडर्नाइजेशन होते रहते हैं, उसमें भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे भी बेहतर से बेहतर किया जाता है। तो इसी प्रकार से एक नए प्रकार का डीजल जो है यहाँ पर बनाया गया है, जिसका नाम है हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल। हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बनाया गया है और इस डीजल को जो है 512 नाम भी दिया गया है। तो HFHSD 512 नाम का ये डीजल जो है इसको बनाया गया है। और इसको बनाने के पीछे मेन पर्पस ये था कि कार्बन एमिशन, जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो जितने भी हमारी इंडियन नेवी के जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी वेजल्स हैं,
उन सब में अब से इसी डीजल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें कार्बन एमिशन कम होता है। तो इसका जो डील है वो किसके साथ साइन हुआ था? ये साइन हुआ था आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, इसका डील साइन हुआ था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में अगर बात करें, सो IOCL जो है, इसको पहले हम भारत में क्या किस नाम से जानते थे? इसको हम इंडियन रिफाइनरीज के नाम से जानते थे, इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के नाम से जानते थे। इसका गठन हुआ था 1958 में। उसके बाद 1959 यानी 1959 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपके दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। और इसका एक रजिस्टर ऑफिस जो है वो आपका कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इन बातों को आप सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एक नए प्रकार का डीजल है जिसका निर्माण क्यों किया गया है? ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। तो हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल, और इंडियन नेवी ने ये डील किसके साथ साइन करी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इसको साइन किया है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। विच डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भाई निम्नलिखित में से कौन सी डिफेंस फोर्स है भारत की जिसने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? एक्चुअली ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, इसको MOU कहते हैं। यहाँ पर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बारे में अगर देखिए बात करें तो जो हमारा GSI है, इसका गठन हुआ था 1851 में, और इसका गठन हुआ था कोलकाता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ेगा? आपका कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा। तो इसका जो यहाँ पर साइन हुआ है एग्रीमेंट, ये किसके साथ हुआ है? जरा जल्दी से बताइए। ओके, नूतन ने जवाब दिया है ए होगा, यानी कि इंडियन आर्मी। बच्चों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक्चुअली इनका जो इनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये इसलिए साइन हुआ है ताकि आपके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो पानी का जोन होता है जहाँ पर इंडिया की सरहद होती है या फिर वहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिशन होता है, उस चीज़ को जांचा जा सके। और उसके हिसाब से अपने जो नेवल शिप्स हैं या वेजल्स हैं, जो नेवल शिप्स हैं या वेजल्स हैं, उन चीज़ों को उसके हिसाब से ही फिर समुद्र में लाकर जाया जा सके। तो ये जो साइन हुआ है एग्रीमेंट, ये किसका साइन हुआ है? ये साइन हुआ है इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1851 में, और इसका गठन करने वाले जो इसके फाउंडर थे उनका नाम था थॉमस ऑल्डहम। उनका नाम क्या था? थॉमस ऑल्डहम इनका नाम था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है क्यों ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो शिप्स होते हैं उनको पोर्ट करना होता है, उनको जो है एंकर करना होता है, तो उस लिए वहाँ पर जो है सेडिमेंट डिपोजिशन के बारे में जानकारी के लिए, सेडिमेंट डिपोजिशन की जानकारी के लिए इसको यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इंडियन नेवी को सारी जानकारी इसकी प्रोवाइड करेगी कि कहाँ पर कितना सेडिमेंट डिपोजिशन है, समुद्र के आकार और सेडिमेंट डिपोजिशन के बारे में जानकारी देगी। तो ये किसके साथ साइन हुआ है? इंडियन नेवी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला चलते हैं। नहीं बच्चे, इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं, इंडियन नेवी। इसका सही आंसर क्या होगा? इंडियन नेवी। अगला बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2020, द 11th एडिशन ऑफ द बाइनियल डिफेंस एग्जीबिशन? द्विवर्षीय रक्षा प्रदर्शनी के 11वें संस्करण डिफेंस एक्सपो 2020 का विषय क्या था? ऑप्शंस हैं इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, मेक इन इंडिया अ प्राइड इन डिफेंस, या डिजिटल बैटलफील्ड ऑफ द फ्यूचर। जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल सही, सीएम ने बताया। यहाँ पे जो आर्मी के हेड हैं वो हैं हमारे MM नरवाने जी हैं, बिल्कुल सही आपने बताया। इसके बाद अगर बात करें तो हमारी जो इंडियन नेवी है उसके हैं ओके, इंडियन नेवी के बिल्कुल करमवीर सिंह बताया इन्होंने, और RKS भदूरिया जो हैं वो आपके एयरफोर्स के। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जवाब। और इसका सीएम जवाब दो, ऑप्शन ए बताते हैं, द इमर्जिंग डिफेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, आदर्श ने भी ए जवाब दिया, और मितेश ने ए बताया, गौरव धीमान ने ए कहा है, कार्तिक पंडियार ने सी कहा है, प्राइड इन डिफेंस। चलिए बात करते हैं, देखिए डिफेंस एक्सपो की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेफ एक्सपो की हम बात कर रहे हैं।
तो ये जो डिफेंस एक्सपो है ये कैसा है? पहली बात तो ये बाइनियल डिफेंस एक्सपो है, यानी कि द्विवर्षीय, यानी 2 वर्ष में एक बार होने वाला। इसके बाद दूसरी चीज आती है कि ये जो इस साल हुआ है 2020 में ये डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ जो है आपको पता है किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजनाथ सिंह। जो राजनाथ सिंह हैं वो हमारे क्या हैं? डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये बात भी आप सबको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है इसकी जो सब थीम है, इसकी जो सब थीम, ये तो मेन थीम हुई। मेन थीम आप लोगों ने बिल्कुल से बताई, द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। जो इसकी सब थीम है, सब थीम क्या है? तो सब थीम ध्यान रखिएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। इसकी सब थीम क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, ये इसकी सब थीम है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस इसकी सब थीम है। डिफेंस एक्सपो की शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1981 से, 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये एक बाइनियल डिफेंस एग्जीबिशन है जिसमें हमारे देश में हर साल, हर 2 साल में जो है इसको एग्जीबिशन रखा जाता है, जिसमें हमारे देश की जितने भी डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है या उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको एग्जीबिशन के तौर पर, प्रदर्शनी के तौर पर लोगों के सामने रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। चलिए अगला बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन कैरिड आउट बाय द इंडियन नेवी टू प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द साइक्लोन अफेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द मेडागास्कर। मेडागास्कर की चक्रवात प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए मिशन का नाम क्या था? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ बच्चे, ये फरवरी में हुआ था गौरव। ये जो अभी लास्ट एग्जीबिशन हुआ था, मैंने आपको बताया, ये 5 फरवरी टू 9 फरवरी में ये हुआ था 2020 में, यानी लॉकडाउन लगने से पहले। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन कैरिड आउट बाय द इंडियन नेवी टू प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द साइक्लोन अफेक्टेड द पॉपुलेशन ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर की चक्रवात प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए मिशन का क्या नाम था? देखिए यहाँ पर जो भारत ने, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत ने जो यहाँ पर अपना नेवल शिप भेजा था, उसका जो नेवी शिप था उसका नाम था ऐरावत। कौन सा शिप भेजा था? पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, ऐरावत। ऐरावत को यहाँ पर भेजा गया था, आईएनएस ऐरावत को भेजा गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रशांत, बिल्कुल जो इसका पीडीएफ है आपको लेक्चर के बाद नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। तन्मय चौधरी ने कहा ऑपरेशन वनीला। सॉल स्कॉट ने कहा है बी ऑप्शन, यानी वनीला। ओके, रागिनी ने कहा है बी। प्रणीत ब्रार ने कहा है बी, परिणीत ब्रार ने। राहुल ने कहा है ए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आती है कि ये जो ऑपरेशन वनीला है इसमें कौन सा शिप भेजा गया था? ऐरावत को भेजा गया था। और ये जो चक्रवात था, चक्रवात का नाम क्या था? जिस चक्रवात ने यहाँ पर जिस चक्रवात ने यहाँ पर इम्पैक्ट किया था मेडागास्कर को, तो वो इम्पैक्ट किया था डायन नाम के एक चक्रवात थे जिसने यहाँ पर आपका इम्पैक्ट किया था मेडागास्कर को। और कौन से शहर को किया था, तो ये भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इस शहर का नाम है एंटसी रेनाना नाम का शहर है जिसको यहाँ पर इम्पैक्ट किया था। वहीं पर अगर हम बात करें मेडागास्कर, तो मेडागास्कर आपके कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा होता है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका, अगर आप कहें तो ईस्ट अफ्रीका यानी इंडियन ओशियन में ये जो है मेडागास्कर आपका पड़ता है। और दूसरा, ये जो मेडागास्कर है इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल है एंटनानारिवो। इसकी कैपिटल है एंटनानारिवो, इसकी कैपिटल है। और कौन से शहर पर यह जो है इम्पैक्ट हुआ था? एंटसी रनाना। कौन सा साइक्लोन था? डायने नाम का साइक्लोन था। कौन सा शिप भेजा गया था? ऐरावत भेजा गया था। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वनीला। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑफ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री, Which country is the world's second largest arm producer? भाई सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादन कौन सा देश करता है? सिप्री के बारे में बात करें तो सिप्री की जो शुरुआत हुई है ये हुई थी 6 मई 1966, 1966 6 मई से सिप्री की शुरुआत होती है। और सिप्री का जो हेडक्वार्टर है
इसका जो हेडक्वार्टर है, आप इसके नाम के साथ मत चले जाना, ये स्टॉकहोम्स में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है सोलना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सोलना में है। सोलन मत कर देना, सोलन जो है भारत में पड़ता है, सोलना है, सोलना में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जगह कहाँ पर पड़ती है, स्वीडन में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम्स है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिप्री का सोलना में है। दूसरी बात है, इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में। इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि जो स्वीडन है, स्वीडन इज वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो कि एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीस है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 150 साल से वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, तो उसको ध्यान में रखते हुए सिप्री का गठन किया गया। और सिप्री का काम क्या है, ये डाटा एनालाइज करता है और क्रिटिक्स की बातों को देखता है, पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ों को रखता है, और फिर ये बताता है कि कौन सा देश जो है हथियार बनाने में कितना आगे है या कितना पीछे है। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि लोगों की जो देश होते हैं वहाँ पे ये हथियारों की गणना करने के लिए इसका काम किया जाता है, सिप्री का। तो यहाँ पे जो है ओके, जवाब दीजिए बच्चों ने। चाइना फर्स्ट पे कहा है, यूएसए और थर्ड पे कहा है इंडिया। खाना स्वयं ने कहा, बहुत अच्छे आंसर। रशिया कहा है आदर्श शर्मा ने। रागिनी ने कहा है रशिया होगा। नूतन रॉय ने कहा है ए होगा यानी चाइना। चलिए देखते हैं। ओके, मनु कुमार सिंह, वेरी लव यू एंड लव यू टू भाई, ठीक है। आप लोगों को भी पूरा प्यार मेरी तरफ से। कोई बात नहीं रागिनी, आप मुझे एक बार बता दिया कीजिए, मैं उस चीज़ का ध्यान रखूंगा। और बिल्कुल मॉन्जेबिक चैनल भी उसके बीच में ही आता है। चलिए, इसका सही आंसर होगा आपका चाइना, बिल्कुल सही होगा भाई, चाइना इसका सही आंसर होगा। देखिए, पहले नंबर पर आता है आपका यूएसए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका चाइना बताया गया है। यहाँ पर बात हो रही है गाइस प्रोड्यूसर के बारे में, ठीक है। प्रोड्यूसर के बारे में अलग अलग लिस्ट होती है, एक्सपोर्टर की अलग लिस्ट होती है, इंपोर्टर की अलग लिस्ट होती है, और प्रोड्यूसर की अलग होती है। इंपोर्टर में बात करें तो इंडिया वन ऑफ द टॉप इंपोर्टर होता है। जितने भी देश में, दुनिया में देश हैं, उन सब में इंपोर्टर में इंडिया सबसे ऊपर आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला बताइए, संप्रीति। संप्रीति इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जो भी बच्चे जो हैं, सभी बच्चों का मैं चाहूंगा यहाँ पे सबका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल HDI में टॉप में आता है। अच्छा, यहाँ पे जो मितेश है, मितेश ने एक मॉन्जेबिक चैनल के बारे में बात करी। मॉन्जेबिक चैनल एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ चैनल। अब देखो, दो चीज़ होती है, एक होता है चैनल होता है, एक होता है स्ट्रेट होता है। दोनों ही एक प्रकार के पैसेज होते हैं जो दो लैंड मासेस के बीच में एक वाटर बॉडी का पैसेज होता है। चैनल थोड़ा सा वाइड होता है और स्ट्रेट जो होता है थोड़ा सा नैरो होता है। तो मॉन्जेबिक चैनल जो है ये आपका मेडागास्कर और मॉन्जेबिक नाम की कंट्री है जो आपके ईस्ट अफ्रीका में पड़ती है, उनके बीच में ये पाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और बिल्कुल सही आदर्श शर्मा ने, और उसके अलावा जो है CM ऑफ CG ने जो है सबने सही जवाब दिया। ओके, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ओके चलिए बहुत अच्छा। ओके 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 ओके, चलिए इंपोर्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, आपका सही आंसर होगा आपका बांग्लादेश। चाइना के साथ कौन सी होती है, चाइना के साथ होता है हैंड इन हैंड, ठीक है। चाइना के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड। श्रीलंका के साथ होती है स्लाइनेक्स, श्रीलंका के साथ होती है स्लाइनेक्स। जरा जापान के साथ बताइए, जापान के साथ बताइए कि जापान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है इंडिया। जरा सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए कि जापान के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है इंडिया। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। जापान के साथ इसी तरह से और भी होती हैं भाई, और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो युद्ध अभ्यास कई बार पूछा जाता है, ये आपका किसके साथ होता है, यूएसए के साथ होता है, ठीक है। एक होता है सिम्बेक्स, एक होता है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स होता है किसके साथ, ये होता है आपके सिंगापुर के साथ। ये आपका किसके साथ होता है, सिंगापुर के साथ, ठीक है। और एक एक्सरसाइज होती है आपकी मालाबार एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, जो कि आपके इंडिया और जापान और यूएसए, ये तीनों जो देश हैं, इन तीनों देशों की नेवी, इन तीनों देशों की नौसेना जो है इस एक्सरसाइज को करती है। ज़्यादातर ये एक्सरसाइज या तो बे ऑफ बंगाल में या फिर साउथ चाइना सी में की जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सब ध्यान रखिएगा, ये मालाबार एक्सरसाइज होती है, ठीक है। चलिए सूर्य किरण, सूर्य किरण जो होती है, ओके बिल्कुल सही, सूर्य किरण होती है जापान के साथ, बिल्कुल सही आप सबने बताया, ठीक है। बिल्कुल आदर्श, जो क्लास होती है बच्चे, मैंने बताया मंडे से वेडनेसडे मेरी क्लास है,
1:30 बजे, और शाम को मेरी क्लास होती है 4 बजे, जो कि एसएससी अड्डा पर शाम 4 बजे होती है, तो वहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज वहाँ क्लास में मैं ज्योग्राफी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ना यहाँ पे एक डिस्प्यूट हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया उसमें से हट गया था, तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया को लिखा नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया वाज द पार्ट ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज। बिल्कुल आपने सही बताया कार्तिक, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भाई अजय वॉरियर जो नाम का, अजय योद्धा नाम का जो एक युद्ध अभ्यास है, ये किस किस के बीच में होता है? इंडिया और जापान, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और इजराइल, या इंडिया और फ्रांस? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल रागिनी, 4 बजे क्लास होगी, तो 4 बजे भी आप बच्चे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा सभी। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने वही बताया कि ऑस्ट्रेलिया को लेके ना एक जो है यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट था, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अब नहीं आता मालाबार एक्सरसाइज में। इंडिया, जापान और यूएस से करते हैं उस एक्सरसाइज को। बच्चे समीर सिंघल, समीर सिंघल के नाम से आपको मैं मिल सकता हूँ वहाँ पे। बिल्कुल, यूके मीन्स ब्रिटिश। देखो यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम, और आपको कई बार ग्रेट ब्रिटेन लिखा मिलेगा, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, और कई बार आपको लिखा मिलेगा ब्रिटेन, ठीक है। तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ब्रिटेन का मतलब केवल ब्रिटेन है जिसकी राजधानी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन आप किसको कहते हैं? जिसमें आपका स्कॉटलैंड भी आता है, नॉर्थ आयरलैंड भी आता है, और उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पर वेल्स ये भी आता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपका क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, और इसका सही आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, यूके और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है गाइस, उसका नाम क्या है? अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपसे ये भी पूछ सकता है ये कहाँ पर हुई, तो ये हुई थी आपके सदर्न इंग्लैंड, ठीक है, यानी दक्षिणी इंग्लैंड में ये एक्सरसाइज हुई थी, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ये एक्सरसाइज किस लिए की गई थी? तो ये एक्सरसाइज इंसर्जेंसी या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया था, ठीक है। तो इन चीजों के खिलाफ किया गया था, तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। बिल्कुल सही, बोरिस जॉनसन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन नेवल सिस्टम, इंडियन नेवल स्टेशन शिवाजी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। भारतीय नौसेना स्टेशन शिवाजी किस भारतीय राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और जैसा इसका नाम है इस स्टेशन का, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आप लोगों को इसके बारे में पता करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह आंसर आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर जो सीएम ऑफ सीजी है वो अपनी ज्ञान की वर्षा करते हुए फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी प्रीति पटेल। और बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छे। गुल्लू भी आए हैं भाई, गुल्लू भाई ने आंसर दिया है सी ऑप्शन होगा। सीएम ऑफ सीजी का आंसर है सी, यानी कि महाराष्ट्र। ओके, मस्ताना नायडू ने कहा है केरला। बच्चे केरला नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखिए इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी के आपके कितने टोटल कमांड्स होते हैं? 3 कमांड्स होते हैं, ठीक है। हर एक कमांड में डिफरेंट नेवल स्टेशंस होते हैं। कमांड अलग चीज होती है, ठीक है, कमांड अलग चीज होती है, और कमांड के अंदर कौन आते हैं? नेवल स्टेशंस आते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 कमांड है, और हर कमांड में अलग अलग नेवल स्टेशन है। आपको कमांड भी ध्यान रखने हैं, कई बार डायरेक्टली कमांड से क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेस्टर्न नेवल कमांड, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका मुंबई में, ठीक है। फिर इसके अंदर कई सारे आपके नेवल स्टेशन आते हैं। जो आपका जो आईएनएस, ये जो नेवल स्टेशन है आपका शिवाजी, ये आपका इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सदर्न नेवल कमांड आता है आपका कोची में आता है। उसके बाद आपका ईस्टर्न नेवल कमांड आता है विशाखापट्टनम। तो 3 प्रकार के नेवल कमांड्स हैं। इसके अलावा हमारा एक जो है एक और कमांड है जिसको हम अंडमान निकोबार कमांड कहते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार कमांड पर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड तीनों के सहयोग से इसको बनाया गया है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार कमांड। और ये आपका कब शुरू हुआ था? 2001 में शुरू हुआ था। कौन से आइलैंड पर? अंडमान निकोबार आइलैंड पर, ठीक है। चलिए अगला बताइए,
Which country recently approved the sales of an integrated air defense weapon system to India? किस देश ने हाल ही में भारत को एकीकृत एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी है? रशिया, इजराइल, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। अरे हाँ ठीक है भाई, आपस में बात भी करते रहो, लेकिन जवाब भी तो दो। बिल्कुल, कार्तिक ने कहा रशिया होगा। ओके, चलिए बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए भाई। कौन सा देश है जिसने भारत के साथ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को अप्रूवल दिया है? कौन सा देश है, जल्दी से बताइए। और ये अभी पीछे जनवरी फरवरी की ही बात है ये। यहाँ पे बच्चों ने जवाब दिया फ्रांस, कुछ बच्चे कह रहे हैं रशिया, पुटीन का देश। बच्चे यहाँ पर हम आपके S-300 की बात नहीं कर रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हो। S-300 जो है वो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ठीक है। ये एक प्रकार का ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है जो आपके जितने भी एयर से आने वाले मिसाइल्स होते हैं तो उनके बारे में आपको पहले ही बता देता है। तो ये जो ये एग्रीमेंट हुआ है या ये जो डील हुई है, ये आपके इन सब के साथ नहीं बल्कि यूएसए के साथ हुई है। जो रशिया के साथ हुआ है, रशिया के साथ S-300 वाला एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें मिसाइल्स आने हैं। ये आपका एक डिफेंस वेपन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड डिफेंस वेपन सिस्टम, जो कि आपके वाशिंगटन डीसी में भी यूज किया जाता है। वाशिंगटन डीसी में भी इसका यूज किया जाता है। ये एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, लेकिन अभी जो आपके अमेरिका है वहाँ की जो पार्लियामेंट है जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, तो वहाँ से अप्रूवल आना अभी बाकी है। तो उसके बाद ये भारत में आ जाएगा। वैसे ये साइन किसके साथ हुआ है? यूएसए के साथ, ठीक है। ये किसके साथ साइन हुआ है? यूएसए के साथ ये साइन हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का आंसर सॉरी टू से, बस यहाँ पे आप लोगों का आंसर गलत था। रशिया नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? यूएसए होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ओपनड अ 360 फीट लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज ओवर विच रिवर? भाई, सीमा सड़क संगठन ने किस नदी पर 360 फीट लंबा झूला खोला है? ठीक है, ऑप्शंस हैं तीस्ता, दिबांग, मानस या लोहित। अब एक बात सुनो, ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये आपके रोड्स डेवलपमेंट करती है। कहाँ पर? ऐसे जगहों पर जहां पर आपके नेबरिंग कंट्रीज की बॉर्डर होती है, ठीक है। जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं उनकी जो बॉर्डर होती है, वहां पर सड़क निर्माण कार्य इनके हाथ में होता है। अभी फिलहाल जो हमारा BRO है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन कौन से देशों को कवर करता है तो इसके बारे में जान लीजिएगा। ये कवर करता है आपके भूटान के साथ नेपाल के साथ यहाँ पर आपका म्यांमार, और म्यांमार के साथ साथ अफगानिस्तान। तो इन देशों के साथ जो बॉर्डर है, तो वहां पर जितना भी रोड डेवलपमेंट होता है वो किसके अंतर्गत होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है। अभी इन्होंने एक 360 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज, अब ये सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? तो सस्पेंशन ब्रिज को समझने के लिए आपको समझना होगा, द सैन फ्रांसिस्को का काफ़ी फेमस ब्रिज है जिसका नाम है गोल्डन गेट, ठीक है। गोल्डन गेट ब्रिज जिसको कहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसमें क्या होता है? उसमें बड़े बड़े केबल्स होते हैं और केबल्स के सहारे जो होता है डेक को संभाला जाता है। तो वो जो ब्रिज होता है उसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। तो ये किस पर बनाया गया है? ये बनाया गया आपके सिक्किम में। ये आपके कहाँ पर खोला गया है? सिक्किम में इसको खोला गया है। इसका जो निर्माण कार्य है वो पिछले साल दिसंबर में पूरा हुआ था, जनवरी में इसका उद्घाटन हुआ था। और सिक्किम में बनाया जाता है। तो सिक्किम से आपको पता होगा कि कौन सी नदी आती है? सिक्किम से नदी आती है आपकी तीस्ता, ठीक है। तीस्ता नदी आती है और तीस्ता नदी पर आपका ये ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम जो है एक 360 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ है लोहित। लोहित के ऊपर 2017 में एक ब्रिज बनाया गया था जिसका नाम था ढोला सदिया पुल। क्या नाम था? ढोला सदिया पुल, जिसको हम भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। और भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल जो है, इसकी टोटल लंबाई
9.15 किलोमीटर है, जिसके कारण ये भारत का सबसे लंबा पुल हो जाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया इज भूपेन हजारिका सेतु, दैट इज ऑल्सो नोन एज ढोला सिदिया पुल, एंड द लेंथ इज 9.15 किलोमीटर। और ये किस किस को कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को असम से कनेक्ट करता है। ढोला जो जगह पड़ती है ये अरुणाचल प्रदेश में, और सदिया जो जगह पड़ती है ये पड़ती है आपके असम में पड़ती है। बाकी ये सारी नदियां जो हैं, चाहे आपकी तीस्ता हो, दिबांग हो, मानस हो या लोहित हो, ये सारी आपकी सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। और तीस्ता नदी को लेकर एक डिस्प्यूट भी चल रहा है। कौन कौन से देश के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूट है। किस नदी को लेकर? तीस्ता नदी को लेकर डिस्प्यूट है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका तीस्ता, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर है? बिल्कुल, केबल से सस्पेंडेड है, तीस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, द फ्लाइंग बुलेट्स दैट वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली आपके जो एयरफोर्स होती है तो उसमें क्या होती है? उसमें स्क्वाड्रंस होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? स्क्वाड्रंस होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक स्क्वाड्रन है जिसका नाम है 18th इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन जो है यहाँ पर आपका तैनात है। और ये जो इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन है, 18th इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन, इसका गठन हुआ था 1966 में, और इसको फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स से संबंधित है। और ये जो है ये कौन से आपके पर्टिकुलरली कौन से विमान का इस्तेमाल करते हैं? तो ये इस्तेमाल करते हैं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बाकी देश के साथ मिलाए गए, और इसका नाम होता है तेजस। तो तेजस का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? फ्लाइंग बुलेट्स कहा जाता है। ठीक है, फ्लाइंग बुलेट्स इनका नाम पड़ जाता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आदर्श, रागिनी, मनीषा और आकाश। अच्छा बच्चों, अगर सेशन पसंद आ रहा है ना तो सेशन को लाइक भी करते रहना। ठीक है, शेयर तो आप कर ही रहे हो, बहुत अच्छा है, सेशन को लाइक भी करना। ठीक है, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और शाम 4 बजे मेरी क्लास में ज़रूर जुड़ना। शाम 4 बजे मेरी क्लास होगी SSC अड्डा इसी चैनल पर, और उसमें मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। A transportation system named Arpit that was seen in the news recently has been inducted by which Indian armed force? हाल ही में समाचारों में देखी गई अर्पित, सॉरी यहाँ पे ये इसने जो है हिंदी में कन्वर्ट करने में इसको ऐसे लिख दिया, इसको आप अर्पित ही पढ़िएगा, नामक एक परिवहन प्रणाली को किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शामिल किया गया? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड? जल्दी से बताइए। ओके, आदर्श शर्मा ने कहा कि जो तेजस है उसकी जो है टोटल स्पीड है 2650 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे भाई। ओके, CM ने कहा कि फर्स्ट में रॉयल IAF नाम था। ओके, चलिए बहुत अच्छा। चलिए गाइस, तो इसका जवाब दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। गुल्लू ने कहा है बी होगा, आदर्श शर्मा ने कहा है बी होगा, यानी कि इंडियन आर्मी। ओके, बाकी बच्चे भी बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, ये स्किप किया है CM ऑफ CG। चलो अच्छा, मुझे मतलब चलो फिर मतलब मेरी मेहनत कामयाब हुई, क्योंकि CM CG जो है ना वो लगा पड़ा था शुरुआत से जो है ज्ञान देने में। चलिए, रागिनी भी सोच रही हैं, मनीषा ने कहा है बी होगा। चलिए, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ पड़ा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ गाइस, इसका सही आंसर होगा आपका इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स होगा। एक्चुअली व्हाट इज दिस अर्पित? अर्पित की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये अर्पित एक्चुअली में है क्या? तो इसकी जो फुल फॉर्म आती है वो आती है गाइस एयरबॉर्न रेस्क्यू पोड, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है गाइस एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड
फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी आप समझ ही गए होंगे कि जो आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे जो हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस होते हैं जहां पर गाड़ियों का या फिर एम्बुलेंस वगैरह का जाना मुश्किल है, तो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने क्या कहा है, उन्होंने इस तरह की प्रणाली बनाई है। ये अप्रैल और मई की शुरुआत में इन्होंने करा था कि इन्होंने जो है अपने एरोप्लेन्स और अपने हेलीकॉप्टर्स को इन्होंने इस काम पे लगाया कि जो आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं या हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस होते हैं, वहां से जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जो कोविड-19 के काफी सीवर और एक्सट्रीम कंडीशंस वाले जो पेशेंट्स हैं, उनको लाने के लिए ये प्रणाली बनाई गई थी, ये पॉड बनाया गया था। ठीक है, तो उनको हेलीकॉप्टर्स की मदद से लाया जाता है, तो इसका नाम क्या है, इंडियन एयर फोर्स। तो IAF द्वारा ये किया गया था। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंडियन एयर फोर्स। चलिए, कोई बात नहीं, तो बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ पड़ा। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है, आपके डिफेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। सो ये था सेशन आज का, और शाम को 4 बजे मेरे सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। शाम 4 बजे मैं डिस्कस करूंगा आपके ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वो सेशन रहेगा, तो वहाँ पर भी ज़रूर जुड़िएगा। दूसरी बात, जाने से पहले गाइज एक बैच मेरा आ चुका है, जो बैच है हमारा 13 जुलाई से आ चुका है, FCAT बैच। इसमें मैं जनरल अवेयरनेस यानी कि स्टैटिक पोर्शन और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। दूसरी तरफ टारगेट SSC CPO बैच है, जिसमें कि हम तैयारी करवा रहे हैं फॉर द CPO प्री प्लस मेंस एग्जाम, और इस बैच में मैं आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी डिस्काउंट भी है 77%। सो Y203 कोड यूज़ कीजिएगा फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, और जाने से पहले बिल्कुल आपको बता दूं, मेरी 4 बजे क्लास होगी, तो वहाँ पर आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा 4 बजे की क्लास में, और उसमें जुड़कर आज ज्योग्राफी पर हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चे, डिफेंस करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स गौरव सर कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप सेशन सबको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल अड्डा 24/7 SSC को। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस मैं चलता हूँ फिलहाल, शाम को मिलते हैं 4 बजे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, एंड बाय गाइस।